हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो मैंने आपको बोला था कि आज सीसैट में जो कंप्रीहेंशन आता है दोस्तों यूपीएससी में इंग्लिश में, तो उसको लेके एक लेक्चर आएगा। तो ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं इसमें, ठीक है। तो आज हमारा सीसैट में जो इंग्लिश का कंप्रीहेंशन है दोस्तों, किस तरह से उसको अप्रोच करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, उसको लेके हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सीसैट के पोर्शन के लिए। इस लेक्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है तो दोस्तों मेरे द्वारा। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। मैं एक ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूं दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, सीसैट में जो कंप्रीहेंशन आता है उसका। और आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स में जो 2015 में क्वेश्चन आए थे दोस्तों सीसैट में, उसका टेस्ट सेट ए का हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आज देखेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 4 है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग जो है इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और आपको ये चैनल भा रहा है। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको पसंद में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो 2015 का हमारा सीसैट में जो कंप्रीहेंशन आता है दोस्तों, उसके लिए फिर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप पैसेज पढ़िए, एक तरफ हिंदी में पैसेज है दोस्तों और एक तरफ इंग्लिश में पैसेज है, ठीक। आपको जो इंस्ट्रक्शन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहा है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखिए, रीड द फॉलोइंग 6 पैसेज, टोटल 6 पैसेज हैं, एंड आंसर द आइटम दैट फॉलो। मतलब पैसेज को देख के आपको आंसर करना है। योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। पैसेज के आधार पर ही होना चाहिए, अपने मन से आंसर नहीं मानना है। अगर पैसेज में लिखा है कि गांधी जी श्रीलंका गए थे, वहाँ पे सत्याग्रह किए थे, तो आप उसी का अकॉर्डिंग करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं करेंगे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था। जो पैसेज में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, अपने से आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो ये भी हिंदी में भी लिख दिया है, निम्नलिखित 6 परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों को उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बिना पैसेज नहीं पढ़ेंगे और उनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो जीएस में उसके बहुत अच्छे स्कोर थे सीसैट, लेकिन सीसैट में वो फेल कर गया। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं बचा, तो उसने पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा फिर सॉल्व कर लिया, जिसके कारण उसका जो है सीसैट में फेल कर गया वो, ठीक है। तो पैसेज पढ़िए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मैं यूपीएससी एग्ज़ाम देता था, मेरा कभी भी सीसैट में मैं कभी भी फेल नहीं किया, ठीक है, ना ही जीएस में किया, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज पैसेज नंबर 1 आराम से आप पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हिंदी में पढ़िए। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आता है तो हिंदी पढ़िए। जिन भी बच्चों को हिंदी समझ में आता है तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा वो पैसेज को हिंदी में पढ़ेंगे, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए क्या लिखा है, मानव इतिहास ऐसे दावों और सिद्धांतों से भरा पड़ा हुआ है जो शासन करने का अधिकार केवल उन चुनिंदा नागरिकों तक सीमित करते हैं, ठीक है। तो ऐसा दावा और ऐसा सिद्धांत है मानव का इतिहास में कि जो शासन करने का अधिकार केवल कुछ चुनिंदा नागरिकों तक ही सीमित करती है। ऐसा इतिहास हम लोग का है। जैसे आप देखो मानव का इतिहास देखोगे तो फ्रांस की किसी क्रांति में वही लोग रूल कर पाए जिसके पास पावर था, अंग्रेज के पास पावर था तो वही रूल कर पाए। तो वही बोल रहा है, अधिकांश लोगों को इसमें शामिल ना करना इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है कि मानव को समाज की भलाई और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के लिए न्याय संगत रूप से प्रतिकृत किया जा सकता है। तो बोल रहा है कि कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं शासन में, कुछ लोग शामिल नहीं होते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से उसको समझ सकते हैं कि समाज की भलाई के लिए और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के लिए हो सकता है कि समाज के कुछ लोग शासन करें। ये बोल रहा है पैसेज में, ठीक। इंग्लिश में क्या बोल रहा है, ह्यूमन हिस्ट्री अबाउंड्स इन क्लेम्स एंड थ्योरी। मतलब क्लेम्स और थ्योरी से मानव का इतिहास भरा पड़ा है। कन्फाइनिंग द राइट ऑफ गवर्निंग टू ए फ्यू सिलेक्ट सिटीजन, जहाँ पे गवर्न करने का, शासन करने का अधिकार कुछ लोगों को दिया जाता है। एक्सक्लूजन ऑफ द मेनी जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ह्यूमन बींग्स मे बी राइटफुली सेग्रीगेटेड फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी एंड वायबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। बोल रहा है अगर हम बहुत सारे लोगों को अलग कर देते हैं शासन से और कुछ लोग को शासन में रखते हैं, शासन को अधिकार देते हैं, तो इसे ये समझा जाता है कि ये मानव के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए किया गया है और राजनीतिक प्रक्रिया के वायबिलिटी माने व्यवहार्यता के लिए किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो मोटा मोटी आप क्या समझ रहे हो
कि मानव के इतिहास में हमेशा लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और पावर को कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है, और पावर कैप्चर करना चाहते हैं और कुछ लोग पावर कैप्चर कर लेते हैं, वही तो शासन करते हैं, ठीक है। इसको बोला जा रहा है पैसेज में, सिंपल है। चलिए, बोल रहा है विच ऑफ पैसेज, क्वेश्चन पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एटलीस्ट इसेंशियल एज ए पार्ट ऑफ द आर्गूमेंट इन द एवर पैसेज। तो हम जो ये पैसेज में आर्गूमेंट बना रहे हैं कि कुछ ही समाज में कुछ लोग ही शासन करने के अधिकार में होते हैं, वही लोग शासन करते हैं और बाकी लोगों को जो है शासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी वो चीज़ उसका समाज का कल्याण के लिए होता है। तो हम इसको जो बोल रहे हैं सर, उसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, कुछ मतलब हम लोग न्यूनतम आवश्यक चीज़ बोल रहे होंगे, है ना। तो बोल रहा है उपयुक्त परिच्छेद से युक्ति जो आर्गूमेंट देंगे कि कुछ ही लोग शासन करना चाहिए, बाकी लोग शासन करने का अधिकार में नहीं है, तो के अंश के रूप में न्यूनतम आवश्यक क्या चीज़ आवश्यक है, ठीक है। तो पढ़िए, बोला मैन सिक्स कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल थिंग्स अफेक्टिंग थिंग। तो बोला आदमी जो है अब बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, और इसी नियंत्रण के प्रयास करने में उसका दावा भी है और सिद्धांत भी है, जिसमें से कुछ लोग जिसको जो अधिकार कर सकते हैं वो पावर कैप्चर कर लेते हैं और बाकी लोग इस पावर कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा सही लग रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी बाकी भी पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों गलत है। बोला इन सोसाइटी देयर आर सुपर एंड सब ह्यूमन बीइंग्स। बोला समाज में कुछ लोग बहुत सुपर ह्यूमन होते हैं और कुछ लोग सब ह्यूमन होता है, ऐसा बात बोला गया कहीं भी पैसेज में अधिमानव और सुपर ह्यूमन का जिक्र है नहीं है, तो इसको आप काटो, ठीक है। जिक्र होगा, मैं बोला पैसेज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया है कि पैसेज पर आधारित होना चाहिए, शुरू में ही लिखा है कि पैसेज के एक बेस्ट होना चाहिए, है ना। अगला है एक्सेप्शन टू यूनिवर्सल सिटीजन पार्टिसिपेशन आर कंड्यूसिव टू सिस्टमिक एफिकेसी। बोल रहा है सार्वजनिक अगर नागरिक भागीदारी होगा तो पूरे तंत्र की क्षमता के लिए सहायक है। बोल रहा है कि अगर लोग जो है यूनिवर्सल रूप से सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा सिस्टम में, तो उसमें कुछ अगर एक्सेप्शन होता है तो उससे सिस्टम में क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगा, एफिकेसी आएगा। दोस्तों कहीं भी ये बात की गई है कि सिस्टमिक एफिकेसी का, कहीं भी पैसेज में आपने पढ़ा है कि पूरी तंत्र की क्षमता के लिए, कहीं भी पढ़ा, कहीं भी आपने नागरिक भागीदारी का जिक्र पढ़ा नहीं, तो आप इसको काटिए, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि गवर्निंग इम्प्लाइज रिकॉग्निशन ऑफ डिस्पैरिटी इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। मतलब शासन करने में यह मान्यता निहित है कि अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता होती है। कहीं भी क्षमता का जिक्र है दोस्तों, है जिक्र, कहीं भी मान्यता का जिक्र है कि कुछ लोग का कैपेबिलिटी अलग होता है। ये तो बोल रहा है यार कि समाज में कुछ लोग जो है नियंत्रण पाने का कोशिश करता है ना, और जो नियंत्रण पा लेता है वही शासन करने के लायक होता है, बाकी लोग जो है उसके नीचे जो है काम करते हैं, यही बात बोला गया है ना। तो ये बोला गया है कि मानव से प्रभावित करने वाली बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, और इसी प्रयास करने के चक्कर में वो जो है सिस्टम में गवर्न करने लगता है और बाकी लोग उसके नियंत्रण में होते हैं। और वो इसलिए माना जाता है कि जो चीज़ वो कर रहा है, पावर कैप्चर कर रहा है या जो भी कर रहा है, वो समाज की भलाई के लिए और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के लिए। तो ये बोला गया पैसेज, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा पैसेज को पढ़िएगा, तब फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। नहीं तो बीच में अगर आपको सोचेंगे ना कि कौन सा मारेंगे, तो आपको जो है क्या क्या सही होगा वो मैं बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि यार ये सही ऑप्शन है, फिर ये भी लगेगा, ठीक है, और ये आप सोचेंगे कि यार ये तो नहीं होगा। लेकिन जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको साफ साफ यहीं पे लिखा हुआ है कि दावा और सिद्धांत। और दोस्तों दावा और सिद्धांत हम करते हैं, इसका मतलब क्या कि हम बाह्य वस्तुओं पे नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, है ना। अगर हम दावा कर रहे हैं कि ये तालाब मेरा है, इसका मतलब क्या कि बाह्य वस्तु पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, सिंपल बात है। तो वही तो पैसेज में बोला गया है कि यहाँ पे दावा और सिद्धांत का अधिकार है, उसी के अनुसार शासन में वही लोग तक सीमित रहता है अधिकार, है ना। चलिए आगे देखते हैं पैसेज नंबर 2, परिच्छेद नंबर 2। बोल रहा है बाय 2050 द अर्थ पॉपुलेशन विल लाइकली हैव स्वेल्ड फ्रॉम 7 to 9 बिलियन पीपल टू फिल ऑल दीज स्टोमकेज while accounting for shifting consumption patterns, climate change and a finite amount of arable land and potable water, some experts say food production will have to double। क्या बोल रहा है, ये वर्ष 2050 तक पृथ्वी पर जो जनसंख्या है दोस्तों, वो 7 बिलियन से बढ़कर 9 बिलियन तक हो जाएगी, 9 अरब तक हो जाएगी। उन सब का पेट भरने के लिए, अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो कितना आपको आसान लग रहा है, उन सब का पेट भरने के लिए उपभोग के बदले हुए
प्रतिरूपों, जलवायु परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि तथा पेयजल की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य उत्पादन दुगना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जनसंख्या बढ़ रहा है इसीलिए, और जलवायु चेंज भी हो रहा है, सबको खाना भी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, खाद्य का उत्पादन है, फूड का जो प्रोडक्शन है दोस्तों, उसको बढ़ाना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। अब बोल रहा है हाउ कैन वी मेक द नंबर्स एड अप, एक्सपर्ट से हायर यील्ड क्रॉप वैरायटीज एंड मोर एफिशिएंट फार्मिंग मेथड्स विल बी क्रूशियल। तो हम इस किस तरह से हम खाद्य उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो एक्सपर्ट बोलते हैं दोस्तों कि अपेक्षाकृत अधिक उपज देने वाले फसलों की किस्में तथा कृषि के अपेक्षाकृत अधिक कुशल तरीके निर्णायक होंगे। अगर हम चाहते हैं तो हमको अधिक कुशल टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा और फसल जो अच्छा किस्म का फसल का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो विल वेस्ट रिडक्शन, साथ ही साथ संसाधन को कम से कम जो है क्या करना पड़ेगा दोस्तों, व्यर्थ जाने देना भी रोकना होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है एक्सपर्ट अर्ज सिटीज़ टू रिक्लेम न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम वेस्ट स्ट्रीम एंड प्रिजर्व फार्मलैंड। तो विशेषज्ञ का आग्रह है कि नगरों की जो अपशिष्ट जलधाराएं हैं, जो जलधारा पूरा में कचरा भर गया, वेस्ट स्ट्रीम जो बोलते हैं, जिसमें कचरा बहता है, से पोषक तत्व और जल को पुनः प्राप्त किया जाए एवं कृषि भूमि का संरक्षण करें। तो एग्रीकल्चर का जो भूमि है उसको हम बचा के रखें और जो भी वेस्ट स्ट्रीम है, जो खराब जलधारा है, उसको दोबारा से हम सही करें। पुअर कंट्रीज दे से कैन इम्प्रूव क्रॉप स्टोरेज एंड पैकेजिंग एंड रिच कंट्री कुड कट बैक ऑन रिसोर्स इंटेंसिव फूड्स लाइक मीट। तो वे कहते हैं, कौन कहते हैं, एक्सपर्ट कहता है कि निर्धन राष्ट्र अपने फसल भंडारण एवं पैकेजिंग में सुधार कर सकते हैं और समृद्ध राष्ट्र मांस जैसे संसाधन सघन रिसोर्स इंटेंसिव खाद्यों में कटौती कर सकते हैं। तो बोलता है कि निर्धन राष्ट्र, जो गरीब राष्ट्र हैं, उसको क्या करना चाहिए, फसल का भंडारण अच्छे से करना चाहिए और पैकेजिंग में सुधार करना चाहिए। जबकि जो अमीर देश हैं वो जो भी रिसोर्स इंटेंसिव, जिसमें बहुत ज़्यादा उपजाने में संसाधन का खर्चा होता है, जैसे अगर कोई मीट खाता है दोस्तों, 1 केजी बोलते हैं कि 1 केजी मुर्गा का मीट खाने अगर हम खा रहे हैं दोस्तों, तो एक मुर्गा जो है कम से कम 20 से 40 हज़ार केजी अनाज जब खाती है तब 1 किलो मुर्गा बनता है। ठीक है, तो समझ लो कि आप कितना मतलब जो है गेहूँ ये सब का वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए जो अमीर राज्य होना चाहिए, अमीर देश, वो मांस ये सब खाद्यों में कटौती करे और गरीब अपना रिसोर्स का संरक्षण करे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम ऑफ द एवर पैसेज। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वोत्तम सारांश रूप प्रस्तुत करता है। दोस्तों पैसेज जो है वो आपका खाद्य सुरक्षा के बारे में। अब बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज ये सब हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे फसल का उत्पादन करना पड़ेगा और अपना जो है खर्चा है, अपना जो है कटौती करना पड़ेगा, है ना, संसाधन जो है फालतू संसाधन उसको कट करना पड़ेगा और जो भी नदी नाला है, जो भी जिसमें वेस्ट बह रहा है, उसको साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, कृषि योग्य भूमि का संरक्षण करना पड़ेगा, तभी हम खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है उससे ये मुश्किल है ना। चलिए, बोल रहे हैं कि कौन सा सारांश है, मतलब पूरे पैसेज में का जो निचोड़ है वो क्या है। बोल रहा है विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्या जो लेखक है दोस्तों, क्या ये सिर्फ ये बता रहा है कि जनसंख्या बढ़ी है, नहीं, वो खाद्य सुरक्षा के बारे में आपको ध्यान इंगित कर रहा है ना। तो पॉपुलेशन के बारे में वो नहीं कहना चाहता, वो कहना चाह रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन मेन जो इशू है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी है। बोला खाद्य सुरक्षा केवल विकासशील देशों में ही है, एक चिरस्थायी समस्या है। नहीं दोस्तों, ये निर्धन राष्ट्र में भी है। इसलिए तो बोला है कि निर्धन राष्ट्र को पैकेजिंग और फसल भंडारण में सुधार करना चाहिए, है ना, बोला है ना, और अमीर देशों को कट करना चाहिए। तो मतलब दोनों की समस्या है, तभी ना दोनों को बात बोला है। तो मतलब सिर्फ विकासशील देशों का समस्या नहीं है। तो हमारा दूसरा जो है गलत होगा कि फूड सिक्योरिटी जो पेरेनियल प्रॉब्लम ओनली इन डेवलपिंग कंट्री, नहीं, दोनों में है। खाद्य के सन्निकट अभाव को पूरा करने के लिए विश्व के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बोल रहा है कि हमारे पास संसाधन है, लेकिन हमें संसाधन का, एग्रीकल्चर जो भूमि है उसका बचा के रखना पड़ेगा, और जो हमारा जो है वेस्ट लैंड है, ख़राब ज़मीन है, उसको हमको रिकवरी करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम संसाधन ही नहीं है, संसाधन पर्याप्त है। ठीक, तो संसाधन का दोस्तों बात नहीं बोला गया है, कहीं भी संसाधन का जिक्र उतना नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। बोल रहा है खाद्य सुरक्षा एक लगातार बढ़ती हुई सामूहिक चुनौती है। तो यही बोला गया कि खाद्य सुरक्षा सामूहिक चुनौती है, इसलिए गरीब देश या अमीर देश सबको एक जगह आना पड़ेगा, इसीलिए सबकी बात बोली गई है कि नहीं। तो मेन जो सारांश है पैसेज में वो है आपका कि खाद्य सुरक्षा जो है एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है सबके लिए। ठीक,
तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों पढ़ पढ़ के समझ के सॉल्व करते हैं। अब जल्दी जल्दी में नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। नहीं फिर आपका क्या मतलब कि जीएस में आप क्वालिफाई कर रहे हो, सीसेट में आप फेल हो जा रहे हो, तो कोई मतलब थोड़ी है दोस्तों, है ना। चलिए पैसेज नंबर 3 देखते हैं कि भारत में अनेक लोगों का ये विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर अपने रक्षा व्यय को कम कर दें तब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति का वातावरण बना सकते हैं, जिससे उत्तरोत्तर संघर्ष कम होगा अथवा युद्ध मुक्ति स्थिति बनेगी। तो कुछ लोग मानते हैं भारत में ऐसा कि भारत अगर अपना रक्षा पे व्यय कम कर देगा शस्त्र निर्माण पे, तब पड़ोसी के साथ हम शांति का वातावरण बना सकते हैं और इससे संघर्ष भी कम होगा और युद्ध मुक्ति स्थिति भी रहेगी, ठीक है। जो लोग इस प्रकार के विचार घोषित करते हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि इस तरह सोचते हैं यार कि भारत को अपना खर्चा कम कर देगा तो फिर विश्व में और भारत के पड़ोसी देश के साथ शांति होगी, तो बोल रहा है कि वैसे लोग क्या हैं कि युद्ध तो या तो युद्ध पीड़ित है, या तो वो युद्ध से पीड़ित है ना, दूसरा वो या मिथ्या तर्क फैला रहा है, या तो वो खुद युद्ध से पीड़ित है, या फिर झूठ मूठ का बोल रहा है ये सब बात, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है ऑथर कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, ठीक है। तो फिर इंग्लिश में पढ़िए। मैनी पीपल इन इंडिया फील दैट इफ़ वी कट आवर डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन वेपन बिल्डिंग वी कैन क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ पीस विथ आवर नेबर। मतलब कि अगर हम खर्चा अगर शस्त्र निर्माण पे कम करते हैं तो हम लोग अपने पड़ोसी देश के साथ जो है शांति कायम रख सकते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। सब्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग द कन्फ्लिक्ट और क्रिएटिंग ए नो वार सिचुएशन। तो हम लोग फिर ऐसे करके अगर करते हैं तो हम लोग युद्ध को रोक सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को भी रोक सकते हैं। पीपल हु प्रोक्लेम सच आइडियाज़ आर आइदर द विक्टिम्स ऑफ वॉर और द प्रोपेगेटर ऑफ फॉल्स आर्ग्यूमेंट। तो बोल रहा है कि ऐसे लोग जो बोल रहे हैं कि हमको खर्च कम करोगे तो पड़ोसी देश के साथ संबंध होगा, तो या तो वो युद्ध से पीड़ित है दोस्तों, या वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैलिड अजम्पशन। तो परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से सर्वाधिक वैध पूर्व अवधारणा क्या है, ठीक है। तो ये जो अवधारणा था दोस्तों वो अवधारणा गलत था, क्योंकि यहीं पे बोल दिया गया है वो मिथ्या है। तो अवधारणा क्या है आपका कि नहीं, अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो इसका तो मतलब नहीं है कि हम उससे अशांति होगा, नहीं, हम खर्चा करेंगे तो हम लोग जो है पावरफुल होंगे, तो हम लोग को खर्चा करना चाहिए शस्त्र में, तभी हम लोग देश के साथ क्या कर सकते हैं, पड़ोसी देश के साथ शांति कायम कर सकते हैं, है ना। ये बोल रहा है, क्योंकि ये जो पैसेज में तर्क दिया है लास्ट में क्या लिख दिया कि ये या तो ये तर्क जो है वो मिथ्या है, झूठ है, ठीक। चलिए पैसेज पढ़ो आप। अब पढ़िए आप क्वेश्चन। हमारे शस्त्र प्रणालियों के निर्माण से हमारे पड़ोसी हमारे विरुद्ध युद्ध के लिए उत्तेजित हुए। ये जो एजम्पशन था दोस्तों ये पहले था, जब आपको इतना ही लिखा रहता पैसेज में यहीं तक, ये अगर नहीं लिखा होता ये वाला लाइन तब आप इसको सही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दिया कि ये लोग मिथ्या तर्क फैला रहे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारा ये गलत होगा। क्योंकि अगर हम वेपन्स बना रहे हैं दोस्तों तो हमारे विरुद्ध पड़ोसी युद्ध के लिए उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, जबकि बल्कि ऐसा तो पहले वो लोग मान रहे थे जो पैसेज में, लेकिन बाद में बोला गया कि ये तो झूठ बोल रहे। इसका मतलब अगर आप डिफेंस पे खर्चा कर रहे हो तो हम लोग का संघर्ष जो है उतना कम होगा, ये बोल रहा है ना इनडायरेक्टली में। अगर कोई बोल रहा है कि वहाँ मत जाओ वहाँ पे भूत है, ठीक है, वहाँ पे भूत रहता आपको पकड़ लेगा, ठीक है, ये कोई ए आदमी बोल रहा है, और फिर लास्ट में पैसेज में लिखा है कि ये जो है झूठ बोल रहा था, इसका मतलब वहाँ पे भूत नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है कि नहीं, तो वही बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ गए। तो यहाँ पे देखिए तो अगला स्टेटमेंट है, हम शस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे हमारे पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। यही पैसेज में बोलना चाहता है, ठीक है। लास्ट में जो बोला मिथ्या तर्क यही बोल रहा है कि भैया यही जो है सही है कि अगर द ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन द वेपन बिल्डिंग बाय अस वुड लेसन द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ आवर नेबर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों बी होगा। बाकी भी पढ़ते हैं। राष्ट्र सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हमारे पास अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियाँ हों। इट इज नेसेसरी टू हैव स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम फॉर नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों कहीं भी अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली का उल्लेख है पैसेज में नहीं, तो आप क्यों इसको मारेंगे सही, ठीक है। ये तो खर्चा की बात बोल रहे हैं ना, और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी कहीं जिक्र नहीं है, पड़ोसी देशों के साथ रिलेशनशिप की बात बोली गई है। राष्ट्र सुरक्षा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं आते बल्कि जो पड़ोसी देश नहीं है उनके साथ भी रिलेशनशिप आता है दोस्तों, ठीक है। लास्ट हमारा ऑप्शन है मैनी पीपल इन इंडिया बिलीव दैट वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज ऑन वेपन बिल्डिंग। तो ये हमारा
एजम्पशन होता जब पैसेज के लास्ट में ये नहीं लिखा होता कि ये एजम्पशन गलत है ना, तब ये मेरा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग को खर्च इसलिए करना चाहिए शस्त्र में, सैन्य में, कि जितना हम खर्च करेंगे तो पड़ोसी देश हमसे उतना डरेगा और संघर्ष जो है कम होगा। बात समझ में आए? ठीक है, अब देखते हैं पैसेज नंबर दोस्तों 4। ये कौन सा पैसेज था? 3 हो गया था, अब पैसेज नंबर 4 देखते हैं। ठीक, तो देखिए पैसेज नंबर 4 है, तो आपको पैसेज पढ़ेंगे ध्यान से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपका पैसेज पूरा सही होगा दोस्तों। चलिए पढ़िए। विश्व की बाल मृत्यु में लगभग 5वां भाग भारत का है। संख्या के आधार पर यह दुनिया में सर्वाधिक बाल मृत्यु है यहाँ पे। ठीक है, भारत में लगभग 16 लाख प्रति वर्ष। ठीक है, विश्व में बाल मृत्यु में लगभग 5वां भाग भारत का है, और टोटल कितना मर जाता है भारत में? 16 लाख प्रति वर्ष। इनमें से आधे से अधिक की जीवन के प्रथम आयु मास में ही मृत्यु हो जाती है, मतलब 1 महीने के अंदर ही मर जाता है बच्चा। जैसे कि अधिकारियों का विश्वास है, इसका कारण क्या है, क्यों बच्चे मर रहे हैं? कि स्तनपान, जो माँ लोग दूध पिलाती है, और प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन से संबंधित आधारभूत स्वास्थ्य आचरणों के प्रसार के लिए कदम नहीं उठाए गए। तो स्तनपान के लिए और इम्यूनिटी के लिए जो है कदम नहीं उठाए गए, इसीलिए बच्चे लोग जल्दी, मतलब छोटे छोटे बच्चे जन्म लेने के बाद ही मर जाते हैं। साथ ही 2.6 करोड़ की विशाल गर्भधारण योजना योग्य जनसंख्या गर्भावस्था तथा प्रसव पश्चात के संकटपूर्ण समय के दौरान देखभाल से वंचित भी बनी रहती है। इसके अलावा जो भी लड़की जो गर्भावस्था में है, ठीक है, गर्भधारण योग्य जनसंख्या जो हम लोग का है, उस समय उनका देखभाल नहीं होता है, इसीलिए जो है उनके बच्चे जो होते हैं डेथ कर जाते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा बाल विवाह जो हो रहा है, बाल विवाह का प्रचलन, युवतियों में जो अरक्तता है, अनीमिया का जो दिक्कत है, किशोरावस्था जब लड़की बच्ची छोटी होती है तो उसके स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके कारण भी छोटे छोटे बच्चे जो वो जन्म देते हैं तो वो डेथ कर जाते हैं, क्योंकि माँ ही बीमार रहेगी तो उसका बच्चा भी बीमार ही आएगा, है ना। किशोरावस्था की स्वच्छता पर विशेष ध्यान ना होना भी शामिल है, जो सभी बाल मृत्यु दर को प्रभावित करता है। तो कुल मिला के पैसेज में ये कह रहा है कि हम लोग को अगर बाल मृत्यु दर को कम करना है तो माँ का जो शिक्षा, माँ का जो स्वास्थ्य सुविधा है, बच्चा का जो स्वास्थ्य सुविधा है, उस पर फोकस करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है उसको ठीक कर पाएंगे। यही बोल रहा है ना पैसेज में। अभी इंग्लिश में पढ़िए। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स चाइल्ड डेथ। जितने विश्व में बच्चे को डेथ होता है 1/5 मतलब 20% भारत में होता है। इन टर्म्स ऑफ नंबर इट इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, नियरली 16 लाख एवरी ईयर। हर साल 16 लाख बच्चे मर जाते हैं। ऑफ दिस मोर देन हाफ डाई इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। तो साल के एक ही महीने में जो है वो मर जाते हैं बच्चे, जो जन्म लेने के 1 महीने के अंदर। ऑफिशियल बिलीव दैट द रीजन फॉर दिस इज द अब्सेंस ऑफ स्टेप्स टू प्रोपगेट बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। तो ऑफिसर्स ये मानते हैं भैया कि हम लोग जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलता है उनको, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को नहीं होता है, इम्यूनिटी टीका नहीं लगता है, तो उससे भी बच्चे डेथ करते हैं। ऑल्सो द लार्ज रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ 2.6 करोड़ रिमेन्स bereft ऑफ केयर ड्यूरिंग द क्रिटिकल फेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी। इसके अलावा जो 2.6 करोड़ लड़कियां जो रिप्रोडक्टिव एज में है, तो उनको प्रेगनेंसी के टाइम और जब डिलीवरी हो जाती है तो उनको उतना देखभाल नहीं मिलता है, फिर तभी भी बच्चे मर जाते हैं। एडेड टू दिस इज़ द प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। और इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है कि बच्चों में जो चाइल्ड मैरिज होता है, ठीक है, अनीमिया जो होती है महिलाओं में, और लैक ऑफ फोकस ऑन एडोलेसेंट सैनिटेशन, और जो किशोर अवस्था में जो सैनिटेशन होता है, सैनिटरी पैड होता है, तो वो सभी वो लोग गंदा वंदा यूज करती है, तो उससे भी वो जो बच्चे बीमार पड़ते हैं। एंड ऑल ऑफ विच इम्पैक्ट चाइल्ड डेथ रेट। तो सर इन सब से बच्चों का जो है मृत्यु दर बढ़ रहा है, ये पैसेज में बोल रहा है। मतलब किसके किसके फोकस किया है, माँ पे फोकस किया है, ब्रेस्ट फीडिंग पे, इम्यूनिटी पे फोकस किया है दोस्तों, और बच्चे के चाइल्ड मैरिज पे, ये सब पे फोकस कर रहा है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों 4 का, है ना। चलिए, बोल रहा है उपर्युक्त परिच्छेद से, अब देखो हर जगह लिखा है कि परिच्छेद के अकॉर्डिंग, तो आप अपने मन से आंसर मत दीजिए। और उपर्युक्त परिच्छेद से कौन सा निर्णायक अनुमान निकाला जा सकता है। बोल रहा है बहुत से भारतीय निरक्षर हैं, इसलिए आधारभूत स्वास्थ्य आचरणों का मूल्य नहीं पहचानते हैं। व्हाट इज़ द क्रिटिकल इन्फेरेंस, मतलब क्या आप निकाल सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। बोला लॉट ऑफ इंडियंस आर इलिटरेट एंड हेंस डू नॉट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस।
कहीं भी दोस्तों ये उल्लेख है कि भारत ये जो है निरक्षर है, कहीं भी है नहीं, तो आप इसको काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। भारत की जनसंख्या अति विशाल है और केवल सरकार ही लोक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन नहीं कर सकती। इंडिया हैज़ ए वेरी ह्यूज पॉपुलेशन एंड द गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट मैनेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। कहीं भी उल्लेख है दोस्तों कि भारत की जनसंख्या है नहीं, कहीं भी उल्लेख है कि सरकार ही इसको अच्छे से कर सकती है, सरकार अकेले इसको अच्छे से पब्लिक हेल्थ को, लोक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रबंधन नहीं कर सकती, केवल लिखा है कहीं नहीं, तो क्यों आप अपना दिमाग लगा रहे, काटो ना इसको। फिर तीसरा है यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैन इफेक्टिवली एड्रेस द प्रॉब्लम। बोल रहा है मातृ स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने और सबको सुलभ कराने से इस समस्या को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है। यही तो बोला गया है दोस्तों पैसेज में, जहाँ पे मातृ स्वास्थ्य पे बात किया गया, बाल स्वास्थ्य पे बात किया गया और सबको सुलभ हम लोग पहुँचाएंगे, ऐसा बात बोला गया। फिर नेक्स्ट बोल रहा है द न्यूट्रिशन ऑफ वीमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज डज नॉट अफेक्ट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। बोल रहा है गर्भ धारण योग्य महिलाओं का पोषण बाल मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता। यही तो दोस्तों उल्टा बोला गया है। यहाँ पे क्या लिखा है कि गर्भ धारण योग्य जो महिलाओं का देखभाल नहीं होता है तो इसके कारण भी बच्चे का जो है मृत्यु दर बढ़ रहा है कि नहीं, मृत्यु दर को प्रभावित करता है। तो ये हमारा गलत होगा, पैसेज को उल्टा बोला गया। तो जो सही आंसर जो इन्फरेंस निकाला जा सकता है वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको दोस्तों पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, पढ़िए हिंदी में। खाद्य पदार्थ उनको खाने वाले मनुष्यों की अपेक्षा अधिक यात्रा करते हैं। मतलब खाद्य पदार्थ ज़्यादा ट्रैवल करता है, ज़्यादा यात्रा करता है, सिवाय किसके, मनुष्य के, मनुष्य से ज़्यादा करता है। किराना भंडार और सुपर बाजार परिरक्षित प्रिजर्व और प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से भरे पड़े हैं। तो जितना भी किराना भंडार है और जितना भी सुपर मार्केट है दोस्तों, सब में प्रोसेस्ड फूड्स आपको भरा पड़ा है, ब्रेड्स है, जैम्स है, सब भरा पड़ा है। तथापि प्रायः उससे पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व फूड, प्रसंस्कृत फूड खाते हैं तो उससे पर्यावरण में खतरा भी बढ़ता है, ऐसा बोला है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे लंबी दूरी तक अगर खाद्य पदार्थों के परिवहन से होने वाले में क्या होता है, प्रदूषण होता है, और प्रसंस्करण एवं परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थ व्यर्थ भी होते हैं, वर्षा प्रचुर वनों का नाश भी होता है और पोषक अंश में कमी आती है, ठीक है। क्योंकि आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो अब एक होता है कि आप डायरेक्ट साग भात खाओ, साग बनाओ, काट काट के आराम से खाओ, और कोई क्या करेगा, साग काट के पैकेट में डाल देगा प्लास्टिक में, फिर उसको 2-3 दिन फ्रिज में रखेगा, फिर उसको निकालेगा, फिर बनाएगा, फिर खाएगा, तो पोषक तत्व की कमी होगी ना दोस्तों। आप डायरेक्ट टमाटर खाओ, ठीक है, तो पोषक तत्व मिलेगा। अब टमाटो केचप खाओ तो उसमें पोषक तत्व की कमी है। तो वही बोल रहा है कि प्रोसेस्ड फूड को खाने से वनों का विनाश और पोषक अंश में कमी आती है। परिरक्षण और पैकेजिंग की बढ़ी हुई मांग भी है, बढ़ती रहती है। खाद्य असुरक्षा भी बढ़ जाती है क्योंकि ये उत्पाद उन क्षेत्रों से आते हैं जो अपनी जनसंख्या को उपयुक्त खाद्य पदार्थ नहीं खिला पाते। तो हम लोग अगर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं दोस्तों, और प्रोसेस्ड फूड अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में आता है, मान लो केनिया से प्रोसेस्ड फूड, प्रसंस्कृत फूड आएगा अमेरिका में, तो केनिया में खुद खाने का नहीं है दोस्तों, तो वहाँ पे खुद क्या है, सामान का शॉर्टेज हो गया, तो वहाँ के लोग भूखे मरेंगे, भूखमरी होगा, और अमीर लोग वो आराम से उसको खाने को खरीद सकते हैं, प्रोसेसिंग करके मंगा सकते हैं, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो प्रोसेसिंग फूड है दोस्तों, उसको हम लोग को ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करना चाहिए। हम लोग लोकली फूड को, लोकल में ही फूड है उसी को खाना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि जब हम लोग खाना को ट्रैवल करते हैं, प्रोसेस फूड को ट्रैवल करके ले जाते हैं, तो उससे सिर्फ प्रदूषण ये सभी नहीं होता, वर्षा वन का जो है नुकसान होता है। इसके अलावा परिरक्षण और पैकेजिंग की भी मांग बढ़ती है, पैकेज करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ जहाँ से हम लोग सामान लेके दूसरे जगह जाते हैं, तो जहाँ से लेके जाते हैं वहाँ पे सामान का शॉर्टेज होता है, वहाँ पे भुखमरी होती है। तो ये सब का बात जो है पैसेज में बोला गया है, ठीक है। अब आप इंग्लिश में पढ़ लो। फूड ट्रेवल्स मोर देन द पीपल हु ईट देम। तो फूड ज़्यादा ट्रेवल करता है, ना कि उतना ज़्यादा लोग। ग्रॉसरी स्टोर्स एंड सुपर मार्केट्स आर लोडेड विद प्रिजर्व एंड प्रोसेस फूड। तो जितने भी किराना दुकान है और सुपर मार्केट है, सब में प्रोसेसिंग फूड और प्रिजर्व फूड भरा पड़ा है। दिस ऑफन लीड्स टू इन्वायरमेंटल थ्रेट्स। तो इसी इन्वायरमेंट को भी खतरा होता है। कैसे? तो पोल्यूशन होता है, क्योंकि लंबे दूर तक जाएगा तो उसे ट्रांसपोर्टेशन होगा तो पोल्यूशन भी होगा, खाने का वेस्टेज उससे होगा,
ठीक है। उसके बाद रेन फॉरेस्ट मतलब जो वर्षा वन है कि उसका काटेंगे, क्योंकि वर्षा वन को काटोगे तभी तो आप कृषि करोगे, ज़्यादा उगाओगे तभी तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह बेच पाओगे प्रोसेसिंग करके, है ना। तो वर्षा वन भी कटेगा। रिड्यूस्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट, तो उसका जो पोषक तत्व भी कमी होगा। इंक्रीज डिमांड फॉर प्रिजर्वेशन और पैकेजिंग, और पैकेजिंग का भी डिमांड बढ़ेगा क्योंकि फूड को पैकेज करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है दोस्तों। तो फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी ऑल्सो इंक्रीजेज एज द प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम रीजन दैट आर नॉट फीडिंग देयर ओन पॉपुलेशन प्रॉपरली। तो उससे खाद्य असुरक्षा भी बढ़ता है, क्योंकि अगर हम एक एरिया से दूसरे एरिया तक खाना लेके जा रहे हैं, ये अगर केन्या है दोस्तों और ये यूएसए है, अगर यूएसए जो है केन्या से ब्रेड मंगवा रहा है तो केन्या में गेहूँ से ही ब्रेड बनता है, मैदा से बनता है, तो गेहूँ का शॉर्टेज हो जाएगा, तो यहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे, यहाँ पे खाद्य असुरक्षा आएगा, ये वाला देश तो खा लेगा, है ना। अब क्वेश्चन पढ़िए, विथ रेफरेंस टू द पैसेज, इस पैसेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है, ठीक है। तो पढ़िए कि कंजम्पशन रीजनली ग्रोन फूड, कंज्यूमिंग रीजनली ग्रोन फूड एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन लॉन्ग ट्रेवल्ड फूड इज ए पार्ट ऑफ इको फ्रेंडली बिहेवियर। क्षेत्र रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का उपभोग करना और लंबी यात्रा से लाए गए खाद्य पदार्थों पर निर्भर ना होना पर्यावरण अनुकूली व्यवहार का एक हिस्सा है, ठीक है। यही बोला गया दोस्तों कि अगर हम खाना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो इससे पर्यावरणीय खतरा होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम लोकली जो चीज़ वहीं मिल रहा है वहीं पे उगा लो, वहीं पे उसी को खाओ। जैसे केन्या में जो चीज़ मिल रहा है वहीं खाओ, यूएसए में जो चीज़ मिल रहा है वही वाला खाओ। आप दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करके पैकेज करके मत मंगाओ, क्योंकि इससे पर्यावरण को खतरा होता है। तो ये एकदम हमारा सही है। दूसरा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पुट्स ए बर्डन ऑन आवर नेशनल रिसोर्स, खाद्य प्रसंस्करण प्रोसेसिंग उद्योग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ डालते हैं। यही तो बोला गया है कि इससे क्या होता है दोस्तों कि देखो लिखा है यहाँ पे, खाद्य पदार्थों के परिवहन से होने वाले प्रदूषण और प्रसंस्करण और परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, व्यर्थ होते हैं, ठीक है। इससे हमारा रिसोर्स संसाधन जो होता है दोस्तों वो ख़त्म होता है ना। तो प्राकृतिक रिसोर्स पे बोझ होता है। अब वर्षा वन क्या है दोस्तों, प्राकृतिक रिसोर्स है, तो इससे वन का विनाश हो रहा है, मतलब उस पर बोझ पड़ रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, सही है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पुट्स ए बर्डन ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है दोस्तों उससे उस पर ये प्रेशर डाल रहा है, उस पर फोर्स कर रहा है, ठीक है। यहीं पे लिखा है देखो कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट आपका ख़राब हो रहा है, तो नेचुरल रिसोर्स आपका ख़राब हो रहा है, उस पर क्या है, प्रेशर पड़ रहा है। सही है कि नहीं, दोनों सही है। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों, कौन सा कोड सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। बात समझ में आए, तो इस तरह से पैसेज पढ़िए, क्या मीनिंग निकल रहा है वो निकालिए और पैसेज के अकॉर्डिंग जो है आप जो है आंसर दीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं दोस्तों, पैसेज नंबर ये 6 है, ठीक है, पैसेज नंबर 6 है। तो ठीक है, तो पैसेज आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, है ना। हो बाप रे। तो बोल रहा है कि मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि मेरे स्वाभाविक शर्मीलेपन के कारण सिवाय यदा कदा हास्य का पात्र बन जाने के कारण मेरा किसी भी तरह और कोई नुकसान नहीं हुआ है। बोल रहा है मैं पक्के तौर पर ये कह रहा है, ऑथर बोल रहा है कि मैं शर्मीला हूँ, इसके कारण मैं कभी कभी लोग मुझ पे हंस देते हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई भी बड़ा इससे नुकसान नहीं हुआ है, खाली लोग हंसते हैं बस वही। वास्तव में आज मुझे लगता है कि इसके विपरीत मुझे कुछ फ़ायदा ही हुआ है। मतलब अगर मैं शर्मीला हूँ, नहीं कम बोलता हूँ, इससे फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है, तो बोल रहा है कि बोलने का जो संकोच मुझे पहले कष्टकर था, पहले मुझे संकोच लगता था यार कि नहीं बोलेंगे तो कि मुझे क्या सोचेगा, वो अब सुखकर है। कैसे, इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ है कि इसने मुझे शब्दों की मितव्ययता सिखाई। मितव्ययता मतलब मुझे पता चला कि कब कितना बोलना चाहिए, कम बोलिए अच्छा बोलिए, ये पता चला ऑथर को, ऐसा ऑथर बोल रहा है। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई, तो विचार पर उसको काबू रखने का आदत हो गया कि कम बोलेंगे तो विचार पर हमको क्या सोच समझ के बोलना है, तो विचार पे कंट्रोल हो गया ऑथर को, ऐसा ऑथर का मानना है। और अब मैं खुद को यह प्रमाण पत्र दे सकता हूँ कि मेरी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द नहीं निकलता हो। तो बिना विचारे ऑथर आप कुछ नहीं बोलता, ऐसा ऑथर का मानना है। मुझे याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी पछताना पड़ा हो। तो ऐसा बोल रहा है कि मुझे कभी भी पछताना नहीं पड़ा है, मैंने कभी मतलब उल्टा पुल्टा मैं बोला ही नहीं हूँ कि जो मुझे पछताना पड़ेगा, ऐसा ऑथर का मानना है। इस तरह मैं अनेक खतरों से बचा हूँ और मेरा बहुत सा समय बचा है। तो ऑथर का टाइम भी बचा है और ख़तरों से भी ऑथर बचा है। अनुभव ने मुझे यह सिखाया, तो क्या बोल रहा है कि ऑथर जब हम कम बोले हैं तो हमें क्या है, उससे हमें समय बचा है।
ठीक है। समय बचाने के लिए ऑथर कम नहीं बोलता है। ऑथर कम इसलिए बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि ज़्यादा बोलेंगे तो उससे अपने विचार पर जो है दोस्तों काबू रखने का नहीं रहेगा, या उसको एक ये नहीं पता चलेगा क्या बोलना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं बोलना है। तो कम बोल रहा है जिससे उसका टाइम बच रहा है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए कम नहीं बोल रहा है, आप समझिए। अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि सत्य के उपासक के लिए मौन उसके आध्यात्मिक अनुशासन का एक अंग है। तो जो भी सत्य को फॉलो करते हैं वो ये मानते हैं कि अगर आपको मौन आप रहेंगे तभी आप आध्यात्मिक रूप से अनुशासन का पालन कर पाएंगे। मनुष्य की यह स्वाभाविक कमजोरी है कि वह जाने अनजाने में अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बोलता है अथवा जो कहने योग्य है उसे छिपाता है और यह भिन्न रूप में कहता है। तो मनुष्य का यह कमजोरी होता है कि वो कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलता है और जो कहना चाहिए वो नहीं कहता है, उसके अलावा उल्टा पुल्टा कहता है। इस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है, इसीलिए वो हमें मौन रहना चाहिए, ऐसा ऑथर बोल रहा है। कम बोलने वाला बिना विचारे ना बोलेगा। जो कम बोलेगा वो कभी बिना सोचे समझे नहीं बोलेगा और अपने प्रत्येक शब्द को तौल के बोलेगा। हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य बोलने के लिए आतुर रहते हैं, हमेशा बोलना चाहता है, ऐसा बोल रहा है ऑथर। किसी बैठक का ऐसा कोई सभापति ना होगा जिसे बोलने की अनुमति मांगने वाली चीटों से परेशान ना होना पड़ा हो। तो कोई सभापति रहता है, तो सभापति में रहता है जैसे कोई सभापति मतलब लोकसभा का माननीय सभापति है, तो जितने मेंबर है वो कभी ये बोल रहा है, कभी वो बोलना चाह रहा है, कभी ये, तो हमेशा उसको चीट आते रहता है कि सर हमको बोलने दो, हमको बोलने दो। और जब भी बोलने का मान लीजिए ये समय दे दिया सभापति ने, किसी को बोलने का समय दिया जाता है, तो वक्ता जो होता है आमतौर पर समय सीमा से आगे बढ़ जाता है और अधिक समय की मांग करता है और बिना इजाज़त के भी बोलता रहता है। ठीक है, ऐसा ऑथर का मानना है। इस सारे बोलने से दुनिया का कोई लाभ हुआ तो ऐसा शायद ही कहा जा सकता है। तो मतलब इतना सारे बोलने से दुनिया को कोई लाभ नहीं हो रहा है। यह समस्या समय का घोर अपव्यय है, इससे टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा बोलने से। मेरी लज्जाशीलता दरअसल मेरी ढाल और आड़ ही बनी रही। तो हम शर्माते थे वो हमको एक तरह का प्रोटेक्शन दिया है। ठीक है, उससे मुझे परिपक्व होने का लाभ मिला। तो हम कम बोले तो हमको ज़्यादा मैच्योरिटी मिला, हमें परिपक्व होने का लाभ मिला, सत्य को पहचानने में मुझे सहायता भी मिली। तो ऐसा लेता ऑथर बोल रहा है कि हम कम बोले तो हमको बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। क्या क्या फ़ायदा हुआ है वो आपको बता दिया। अब इंग्लिश में पढ़िए। ऑथर बोल रहा है, आई मस्ट से दैट बियॉन्ड ओकेजनली एक्सपोजिंग मी टू लाफर माई कॉन्स्टिट्यूशनली साइनेस हैज़ बीन ऑफ नो डिसएडवांटेज वाट एवर। तो बोल रहा है कि मैं शांत था, जो शर्मिला था, तो उसको लेकर लोग मुझ पे हंसते तो थे, लेकिन उससे हमको ज़्यादा नुकसान और कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट आई कैन सी दैट ऑन द कॉन्ट्रारी इट हैज़ बीन ऑल टू माई एडवांटेज। तो इसके अपोजिट में देखता हूँ कि ये सब मेरे फ़ायदा के लिए हैं। माई हेजिटेंसी इन स्पीच विच वाज वंस वन एनोनियंस इज़ नाउ ए प्लेजर। तो मेरा जो बोलने का हिचकिचाहट था, पहले मुझे उससे दुख होता था, लेकिन अब मुझे मज़ा आता है, सुख लगता है कि ठीक है मैं ठीक ही शर्मिला हूँ। मतलब शर्मिला होने से लेखक को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ऐसा बोल रहा है। इट्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट हैज़ बीन दैट इट हैज़ टॉट मी द इकोनॉमी वर्ड्स। सबसे बड़ा बेनिफिट यही हुआ कि उसको शब्द का मितव्ययता पता चल गया कि कब क्या बोलना है, कितना नाप तोल के बोलना है। आई हैव नेचुरली फॉर्म द हैबिट ऑफ रिस्ट्रेनिंग माई थाट्स। तो मुझसे इसे हैबिट बोल के अब चूँकि मुझे कम बोलना है तो मुझे ये भी पता चला कि अगड़म बगड़म कुछ दिमाग में मुझे नहीं सोचना है। तो अपने थाट्स को जो है कंट्रोल करने का भी हैबिट हमको डेवलप हो गया। एंड आई कैन नाउ गिव माई सेल्फ द सर्टिफिकेट दैट ए थाउटलेस वर्ड हार्डली एवर एस्केप माई टंग और पेन। तो मुझे सर्टिफिकेट में खुद को प्रमाणित कर सकता हूँ कि शायद ही मैं बिना विचारे कभी भी जीभ से या कुछ लिख के बोलता हूँ। आई डू नॉट रिकलेक्ट एवर हैविंग हैड टू रिग्रेट एनीथिंग इन माई स्पीच और राइटिंग। मुझे कभी याद भी नहीं है कि मुझे कभी भी अपने बोलने के लिए और कभी भी लिखने के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। इसका मतलब लेखक कभी ऐसा बोला ही नहीं है, ज़्यादा बोला ही नहीं, उतना ही बोला जितना काम का चीज़ है। आई हैव दस बीन स्पेयर्ड मैनी ए मिस हैप एंड वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इससे मैं बहुत समय अपना बचा लिया हूँ कम बोलने से, और जो है मिस हैप मतलब दुर्घटना से भी बच गया हूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस हैज़ taught me that silence is part of a spiritual discipline of a votary of truth। तो एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि अगर मौन जो है, अगर आपको सत्य को जानना है तो आध्यात्मिक रूप से अनुशासन के लिए आपको मौन रहना पड़ेगा। प्रोनेस टू एग्जैगरेट, टू सप्रेस और मॉडिफाई द ट्रूथ विटिंगली और अनविटिंगली इज ए नेचुरल वीकनेस ऑफ मैन एंड साइलेंस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सरमाउंट इट। बोला कि आदमी का ये प्राकृतिक रूप से कमजोरी है कि वो ज़्यादा बोलता है और सत्य को मोड़ तोड़ के बोलता है। तो अगर हम मौन रहते हैं तो हम इस चीज़ से बच जाएंगे। ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स विल क्लियरली बी थाउटलेस इन हिज स्पीच।
जो आदमी कम बोलेगा वो कभी भी विचारों में नहीं खोएगा दोस्तों, वो हमेशा जो है सोच समझ के बोलेगा। ही विल मेजर एवरी वर्ड, वो नाप तोल के बोलेगा। वी फाइंड सो मेनी पीपल इन इम्पेशेंट टू टॉक, हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे लोग बोलने के लिए आतुर रहते हैं। देयर इज़ नो चेयरमैन ऑफ मीटिंग विच हु इज नॉट पेस्टर्ड विथ नोट्स फॉर परमिशन टू स्पीक, कोई भी बोला ऐसा सभापति नहीं होगा जिसको लोग नहीं बोलते कि सर हमको बोलना है। एंड वाट वेन एवर द परमिशन इज गिवन द स्पीकर जनरली एक्सीड्स द टाइम लिमिट, और अगर एक बार सभापति ने परमिशन दे देता है बोलने का तो जो वक्ता होते हैं दोस्तों वो बोलते जाते हैं बिना टाइम लिमिट को सोचे, और बोलते हैं कि आस्क फॉर मोर टाइम, और बोलते हैं कि और सर थोड़ा सा और टाइम। एंड कीप्स ऑन टॉकिंग विदाउट परमिशन, और बिना परमिशन के बोलता जाता है। ऑल दिस टॉकिंग कैन हार्डली बी सेड टू बी ऑफ एनी बेनिफिट टू द वर्ल्ड, तो इस तरह का जो विचार है वो किसी को बातचीत जो है विश्व को जो है कल्याण नहीं करता है। इट इज़ सो मच वेस्ट ऑफ टाइम, तो ये टाइम का वेस्टेज है दोस्तों। माई साइनेस हैज़ बीन इन रियलिटी माई शील्ड एंड बकलर, तो जो मेरा जो साइनेस था, जो मेरा जो लज्जाशीलता था, वास्तव में वो मेरे लिए ढाल का काम किया, मेरे लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ का काम किया। इट हैज़ अलाउड मी टू ग्रो, ये मुझे ग्रो होने के लिए, मैच्योरिटी होने के लिए परमिशन दिया। इट हैज़ हेल्प्ड मी इन माई डिसर्नमेंट ऑफ ट्रूथ, ये सत्य को पहचानने, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है दोस्तों पहचानना, तो सत्य को पहचानने में भी मदद मिला। मुझे पता चला यार कि कम बोलने से कितना सारा चीज़ फ़ायदा है, क्योंकि लोग आदमी जब ज़्यादा बोलते हैं तो उसमें बहुत झूठ भी बोल देता है। अगर नाप तोल के बोलोगे तो आप सच बोलोगे, है कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन है दोस्तों इससे रिलेटेड, ठीक है। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ये रहा। द ऑथर्स बोल रहा है, लेखक कहता है कि उसकी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक वैध कारण नहीं है, मतलब लेखक क्यों बोलता है ऐसा कि उसके जीभ से कभी भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं मिलता है या फालतू का चीज़ नहीं निकलता है जीभ से, या लिखता भी नहीं हो। क्यों ऐसा ऑथर बोल रहा है, कारण क्या है, परिणाम क्या है। नहीं, अगर ऑथर कम लिख रहा है तो उसका कुछ परिणाम होगा, उसका टाइम बचेगा और ये बचेगा। लेकिन क्यों ऑथर ऐसा बोल रहा है कि हम अपने कलम से कम लिखते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही लिखते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखते हैं, और जीभ से हम उतना बोलते हैं, क्यों ऐसा ऑथर बोल रहा है, ठीक है। तो द ऑथर सेज दैट ए थाउटलेस वर्ड हार्डली एवर एस्केप्स हिज टंग और पेन, तो फालतू चीज़ उसके मुँह से नहीं निकलता, ऐसा लेखक बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड, बोल रहा है कौन सा वैलिड रीजन नहीं है, कारण नहीं है। तो पहला, क्यों ऑथर जो है ऐसा बोल रहा है कि कम ही शब्द उसके मुंह से निकलता है। ही हैज़ नो इंटेंशन टू वेस्ट हिज टाइम, तो बोल रहा है लेखक का मन नहीं है कि टाइम को वेस्ट करने का। क्या इसलिए लेखक जो है कम बोलता है, नहीं दोस्तों, लेखक कम इसलिए बोलता है क्योंकि वो समझता है कि शब्द का वैल्यू क्या है, शब्द का इकोनॉमी क्या है। वो समझता है कि किस तरह से हम अपने विचार को कंट्रोल कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं सोचते, तभी वो कम बोलता है। वो समझते वो, और उसको बोलने में संकोच भी है, इसीलिए वो कम बोलता है। और इस बोलने से उसको क्या फ़ायदा हुआ है, इसको पता, उसको सत्य का खोज का पता चला है, उसे टाइम का वैल्यू पता चला है ना। तो बोलने से जो फ़ायदा हुआ है, ठीक है, वो नहीं पूछा है। बोल रहा है कि क्यों ऑथर कम बोलता है, कम इसलिए बोलता है क्योंकि वह शब्दों की मितव्ययता में विश्वास करता है, वह अपने विचारों पर काबू रखने में विश्वास करता है, उसे बोलने में संकोच होता है, इसीलिए ऑथर कम बोल रहा है। और ये कम बोलने से उसको फ़ायदा क्या हुआ कि उसका समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है, ऐसा नहीं है, समय बर्बाद करने का इरादा नहीं है। ऑथर ये बोल रहा है कि हम कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुझे संकोच है, कम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुझे शब्दों की मितव्ययता का विश्वास है, हम कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको अपने विचार पर काबू रखने का विश्वास है। और इन बोलने से, कम बोलने से हमारा जो है टाइम बचा है, तो टाइम बचाने के लिए कम नहीं बोलता है, ठीक है। कम बोला तो उससे टाइम बचा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कौन सा वैध कारण नहीं है दोस्तों, तो जो सही आंसर होगा मेरा ये, क्योंकि ये तीनों जो है वो आपका वैध कारण है। बात समझ में आए, तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए होगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो अब अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द ऑथर टू बी स्पेयर्ड मेनी मिसहैप इज दैट, लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है। क्यों लेखक बहुत सारा मिसहैप से बच गया, लिखा है ना कि मैं बहुत सारा मिसहैप से बच गया हूँ। यहाँ पे आप देखिए, आप पढ़ रहे थे आप, तो यहाँ पे लिखा था मिसहैप से ऑथर बच गया, ठीक है। आई हैव बिन दस स्पेयर्ड मैनी ए मिसहैप एंड वेस्ट ऑफ टाइम, तो मैं समय का वेस्ट से भी बच गया और बहुत सारा
खतरा से भी बच गया। तो क्यों बच गया ऑथर? क्योंकि ऑथर जो है कम बोलता है, फालतू चीज़ नहीं बोलता है ना, इसलिए ना बच गया। तो वह बिना विचारे शायद ही कोई शब्द बोलता या लिखता है, इसीलिए ऑथर बच गया। यही हमारा सही है। ही हार्डली अटर्स और राइट्स ए थॉटलेस वर्ड, वो बिना सोचे समझे नहीं बोलता, यही सही है। अगला क्या है? ही इज ए मैन ऑफ इमेंस पेशेंस, वह अत्यंत धैर्यशाली है। ऐसा लिखा है क्या कि धैर्यशाली है? कहीं नहीं लिखा है ये चीज़। दूसरा, उसका विश्वास है कि वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। नहीं, ये ऑथर ये नहीं बोला। ऑथर ये बोला था कि मौन अगर रहता है तो वह आध्यात्मिक अनुशासन का एक अंग है। ठीक है, ऑथर खुद नहीं बोला कि हम स्पिरिचुअल पर्सन है। वह सत्य का उपासक है, ये भी ऑथर नहीं बोला। ऑथर ये बोल रहा है कि हम कम बोलते हैं तो हमें सत्य को जानने में मदद मिलता है। ठीक है, और हम कम इसलिए बोल रहे हैं भैया, और हम खतरे से इसलिए बच जा रहे हैं क्योंकि हम बिना उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे। उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो भीड़ पकड़ के कूट देगा, है ना। ठीक है, तो अगला देखते हैं। इसलिए जो समझदार आदमी होता है वो बहुत कम बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता है दोस्तों। ज़्यादा बोल रहा है, देखेंगे आप कि बहुत लोग ट्रेन में जाओगे तो बहुत अगड़म बगड़म बोलते रहेगा, वहीं पे पूरा पॉलिटिक्स का हो जाएगा कि मोदी ऐसा है तो राहुल गांधी ऐसा है। जो समझदार आदमी होता है वो बस मुस्कुराता है और सुनते रहता है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फॉर द ऑथर साइलेंस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सरमाउंट, तो लेखक के लिए किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है। तो मौन किसकी आवश्यक है? कि मौन अगर आप रहोगे तो आप जो है बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलोगे। यही ऑथर बोल रहा है ना कि बढ़ा चढ़ा कर आप नहीं बोलोगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तब आपको थोड़ा पैसेज के अकॉर्डिंग बोलना है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या क्या लिखेंगे? तो देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा था कि प्रोनेस टू एग्जैगरेट, बढ़ाने का सबका जो है टेंडेंसी होता है इंसान का। देखो, मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है कि वह जाने अनजाने में अक्सर बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, और अथवा जो कहने योग्य है उसे छिपाता है और भिन्न रूप से कहता है। इस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। तो किस पर मौन पाने के लिए क्यों जो है साइलेंस क्यों ज़रूरी है? ताकि वो बढ़ा चढ़ा कर सब चीज़ को ना कहे, यही बोल रहा है। तो लेखक के किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है? क्या वो शर्मिलापन के लिए? नहीं, शर्मिलापन के लिए नहीं। शर्मिलापन पर वो विजय क्यों उठाएगा? शर्मिलापन तो उसका भाई हथियार है ना ऑथर का, तो ये नहीं होगा। बोला कि बोलने में संकोच, बोलने में संकोच ही उसका तो हथियार है, क्यों साइलेंस रहेगा? विचारों पर काबू रखना इसका नहीं है। मेन जो है इसका, इस पर विजय पाने के लिए मौन रखना आवश्यक है ताकि वो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर ना बोले। बात समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह से जो है यूपीएससी में जो सीसेट का पेपर होता है, इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको अपने मन से उल्टा पुल्टा हिसाब से सॉल्व नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप पैसेज अकॉर्डिंग पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तभी आपका जो है अच्छा नंबर सीसेट में क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि आपको दिमाग में वो धीरे धीरे चीज़ जा रहा है, आप समझ विकसित हो रहा है कि सर के जिस तरह से सोचते हैं हमें भी उसी लाइन में सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आया ना? सीसेट को लाइटली मत लीजिएगा। प्रीलिम्स में बहुत बच्चे जीएस में पास हो जाते हैं लेकिन सीसेट में फेल कर जाते हैं। अभी आपके पास 60 दिन टाइम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो सीसेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। आपका सीसेट का मैथ्स तो आ ही रहा है, तो और अभी आपका कंप्रीहेंशन भी चालू हो चुका है, पैसेज भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जीएस का तो आप पढ़ ही रहे हैं मेरे साथ, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहें, मन लगा के फोकस होकर पढ़ते रहें। आप देख रहे थे जीरो आईएएस चैनल, जिस पे अकाउंटिंग ईपीएफओ का जो अकाउंटिंग है, जो लेबर लॉ है, जितने भी सिलेबस है वो कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा ईपीएफओ का। चूँकि मैं ही खुद ही सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ तो मुझे पता है कि दोस्तों कि कितना ज़रूरी है ईपीएफओ में किस किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन। ठीक है, और मैंने यूपीएससी का मेंस भी लिखा है तो मुझे पता है कि प्रीलिम्स को कैसे निकाला जाता है। तो बस बने रहें जीरो आईएएस के साथ, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपका सपना पूरा करें, माँ बाप के आशीर्वाद से, भगवान के प्यार से। आपकी मेहनत, जो खड़ी मेहनत है, जो दिन रात एक करके आप पढ़ते हैं, और मेरा जो आशीर्वाद है उससे आप जो है सफलता के सीढ़ी को चढ़ेंगे। इसी उम्मीद और इसी मंगल कामना के साथ इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर दोस्तों। हैव ए नाइस डे।